नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रामाणिक तैयारी करते हैं। इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं मनु भंडारी की कहानी यही सच है भाग 2। कल इस कहानी को हमने प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि दीपा कानपुर से कलकत्ता आती है नौकरी पाने के लिए, और कलकत्ता आकर उसे उसका जो पुराना मित्र है, बचपन का साथी निशीथ, वह मिल जाता है, जिसने उसे पूर्व में धोखा दिया होता है। वर्तमान में दीपा संजय के साथ है, लेकिन निशीथ से मिलने पर उसे पूर्व की कटु स्मृतियां याद हो आती हैं और उसका मन बहुत ही कटुता से भर जाता है। उसके आगे कलकत्ता में क्या होता है, यह आज की कक्षा में हम देखेंगे क्या अपने बचपन से लेकर यौवनावस्था तक की जो स्मृतियां हैं उनको दीपा भुला देती है। दीपा जो ये मानती है कि संजय का प्रेम ही सच है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, क्या आगे उसकी यह सोच बरकरार रह पाती है, यह सब हम आज की कहानी में देखेंगे। वर्तमान में यह कहानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, साथ ही साथ एमए के सिलेबस के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में भी यह कहानी निर्धारित है। तो आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रही हूँ केवल रचनाओं के लिए, तो उसमें आपको यह कहानी मैं ऐड कर दूंगी। तो जितनी भी आपकी रचनाएं वह सब आपको प्लेलिस्ट में एक ही जगह मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य का इतिहास अलग से रहेगा, मैं केवल रचनाओं की बात कर रही हूँ। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कलकत्ता का यह दृश्य है। दीपा कहती है, नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। इरा कहती है कि 150-200 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। उस समय 300 बहुत बड़ी बात थी। निशीथ सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रूखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास न आए। 8:45 बजे के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशीथ टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पाजामा। तो वो समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता, समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। उसे यहाँ चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया, और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि वह आज ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार नहीं कर पाती थी, नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं वह सुनकर यह दिलचस्पी लेना कम ना कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा, हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। अब वो उसको एक तरीके से दीपा अब जाकर भी उसको नहीं बता पाती, क्योंकि उसके मन में अपने और संजय के जो विवाहित जीवन की प्रारंभ के सपने वो आ जाते हैं कि अगर नौकरी मिल जाए तो कितनी सुविधा हो जाएगी। शाम को हम घर लौटते हैं। वैसे दीपा ने निशीथ को कहा भी नहीं है कि वो उसकी हेल्प करे, वो तो खुद ही उसकी हेल्प कर रहा है। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती और वह क्या बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूं। यंत्र चलित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं हैं तो बड़ा सूना सूना सा
लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए, किसी ने अभी तक प्रेम भी नहीं किया, बाहों में भरकर अभी तक प्रेम भी नहीं किया। कलकत्ता का दूसरा दृश्य है। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए थे वैसे नहीं दे पाई, पर निशीत ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ कि यह सब निशीत की वजह से ही हुआ। ढलते सूरज की धूप निशीत के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीत इतने दिन बाद एक बार मुझे फिर बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है, बहुत ही गलत है, बहुत ही अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी या जो कुछ उसने किया उसे भूल पाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इराक की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है, यानी अलग कर लेती है उस बात से। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशीत को नीला रंग बहुत पसंद है, बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ कि किसको रिझाने के लिए सब हो रहा है। क्या यह मेरा पागलपन नहीं? सीढ़ियों पर निशीत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियां सुर्ख हो जाती हैं। मैं सचमुच ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशीत बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय ना कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, ना ऐसी बातें करता है जबकि उसे पूरा अधिकार है, और यह बिना अधिकार के ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलक में सिरहन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह देख कर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीत ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसे मजबूरी है, कैसी विवशता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती हूँ कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम। निशीत टैक्सी वाले को आदेश देता है। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशीत बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फड़फड़ाता है। वह उसे हटाता नहीं। मुझे लगता है यह रेशमी सुबासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय एहसास से भर जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाह कर भी नहीं कह पाती। अपनी इस विवशता पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी।
यह निशीथ कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूं सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशीथ बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूं? जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी वही जा रही हूँ, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। अब यहाँ पर दीपा हर पल संजय को याद तो कर रही है और बार बार संजय और निशीथ का कंपैरिजन भी कर रही है, दोनों की तुलना कर रही है। निशीथ वो पहला व्यक्ति है जिसके ना बचपन का प्यार है उसका, जिसे वो शुरू से पसंद करती आई है। इन दोनों ने एक लंबा समय साथ में गुजारा। बाद में निशीथ उसे स्वीकार नहीं करता किसी कारण, अब क्योंकि यहाँ पर उस घटना पर पर्दा नहीं डाला है लेखिका ने उस कहानी में कि क्या हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर दीपा की बहुत बेइज्जती होती है और वो पटना छोड़कर मतलब जो भी जगह वो पहले रहती है वो वहाँ से छोड़कर फिर यहाँ पर वो जो कानपुर आ जाती है। अब इतने दिनों बाद जब निशीथ दीपा को मिलता है और उसकी नौकरी लगाने के लिए इतना प्रयत्न करता है, वो भी उसके बिना कहे, तो थोड़ा सा दीपा का मन यहाँ पर नर्म पड़ने लगता है। वो जो संजय का व्यवहार है उस समय जब जो भी वो काम करती है, जैसे वो कपड़े पहनती है तो संजय क्या कहता है, निशीथ क्या कह रहा है, उसके साथ संजय बैठा होता तो क्या करता निशीथ, ये सब बातें उसके मन में अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा कर रही हैं। अब वो अनुचित और अवांछित दिशाओं की ओर भी सोच रही है, यानी कि वो जानती है, वो स्वयं जानती है कि निशीथ को लेकर ये उसकी कल्पना गलत है, लेकिन उसके मन में जो भाव आ रहे हैं या ये कहिए कि ऐसे समय में जो भाव दीपा के मन में आ रहे हैं उनको लेखिका ने पूरे यथार्थ के साथ इस कहानी में प्रस्तुत किया है। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूँ मानो अंदर निशीथ मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान होता है। उधर निशीथ खड़ा है, इधर मैं और बीच में टैक्सी। दीपा को बिल्कुल इस बात का एहसास है कि उसका मन गलत सोच रहा है, लेकिन मन है कुछ भी सोच सकता है। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो आते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे आज तो मुझे ही देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से बचाकर चलती हूँ, मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ ना ले। अब ये अपराध क्या है उसके मन में, मतलब संजय के होते हुए निशीथ को लेकर जो कोमल भाव आ रहे हैं ना, जिसका दीपा को पूरा एहसास है जैसे कोई अपराध कर डाला। वो रोशनी से भी बच के चल रही है, जैसे कोई मुझे पकड़ ना ले। आगे दीपा सोचती है क्या मुझसे सचमुच ही कोई अपराध हो गया है। आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट भी वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने वेरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशीथ कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा हो। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वह बात आएगी। न आए यह कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गए सो टूट गए, अब उन पर कौन बात करे। मैं तो कभी नहीं करूंगी, पर उसे तो करना चाहिए। तोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे। मैं क्यों करूं, और मुझे क्या पड़ी है। मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं मैं इसे अभी संजय की बात बता देती, पर जाने कैसी विवशता है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा।
अब ये दीपा के मन के भाव हैं, वो चाहती है कि एक्चुअली दीपा चाह रही है कि संजय, वो जो निशीथ है, वो उससे माफ़ी मांगे। 3 साल पहले जो उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया उसके लिए माफ़ी मांगे, वो ये महसूस करे कि दीपा को छोड़कर उसने गलती की। लेकिन ऐसा क्या हो पाएगा, आगे की कहानी में देखते हैं। आपने कुछ कहा नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ, फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। फिर मुझे लगता है कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियां कांप रही हैं। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम ली या कॉफी पी ली तो यह मत समझो कि तुम्हारे विश्वासघात की बात को मैं भूल गई और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या? असहाय अपमानजनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों याद नहीं आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर कर आते हैं जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा किए करते थे। 1 सेकंड का आप मुझे समय दीजिएगा। आगे दीपा कहती है, मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर कर आते हैं जब घंटों समीप बैठकर मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। एक ऐसी बात, जो ये कहानी जब मैंने पूर्व में पढ़ाई थी तो कई सारे मुझे कमेंट्स देखने को मिले, विशेषतः भाई लोगों के अजीब अजीब कमेंट। यहाँ इस शब्द को आप ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद दीपा के विषय में राय बनाइएगा। शब्द है, बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन में मन को विभोर किए रहती थी। जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे, एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वे मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। तो ये ध्यान रखिए कि संजय और दीपा के जो संबंध हैं वो एक तरीके से संजय और दीपा की जो स्थिति है वर्तमान में, जो लिव इन रिलेशनशिप चल रही है ना, जहाँ बिना शादी के आप सब कुछ कर सकते हो, तो वो वाले संबंध है संजय के और दीपा के। लेकिन दीपा और निशीथ के जो थे संबंध, वहाँ स्पष्ट है कि बिना स्पर्श किए भी वो लोग साथ जरूर रहते हैं, लेकिन वो शुद्ध प्रेम होता है। अब शुद्ध प्रेम क्या होता है, अब ये किसने किया हो तो समझ सकता है। बाकी वर्तमान में जो स्थिति है वो तो बहुत ही मतलब प्रेम जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, आकर्षण और वासना ज़्यादा है। तो ये इस प्रेम को समझ पाएंगे जो दीपा और निशीथ का था, कि जहाँ साथ हैं भी, दोस्त भी हैं, प्रेम भी है, लेकिन वहाँ पर कुछ मर्यादा है। ठीक है, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। और ये कहानी एमए के स्तर पर और उसके बाद ही लगाई जाती है। वयस्क लोगों के लिए ये कहानियाँ, ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है, छोटे बच्चों की कहानियाँ नहीं है। इसलिए आप जब भी किसी के बारे में राय बनाएं तो उसमें थोड़ा सा आप पूरी कहानी को थोड़ा क्लियर पढ़ा करिए। दीपा को चरित्रहीन कह देना, अजीब अजीब नामों से संबोधित करना, ये गलत है। एक मैंने ये कहानी पूर्व में पढ़ाई थी, किसी कारणवश फिर वो डिलीट हो गई थी चैनल से। इतने अजीब तरीके के कमेंट आए थे दीपा के बारे में। देखिए, दीपा और संजय शादी करने वाले, दीपा के जीवन में परिवार जैसी कोई चीज़ है नहीं। उसको पता है, सेल्फ डिपेंड है वो, कि मुझे संजय से शादी करनी है। ठीक है, और उसने संजय को, उसके मन में कोई पाप नहीं है। अगर पाप होता तो वो निशीथ वाली बात नहीं बताती। उसने संजय को निशीथ के बारे में सब कुछ बता रखा है। समय समय पर संजय उसे टोकता भी रहता है या कमेंट भी करता रहता है, लेकिन उसने निशीथ के बारे में सब कुछ बता रखा है। तो बहुत स्पष्टता है संबंधों में। लेकिन जिससे हमने प्रेम किया हो, समझ रहे,
उसको जिसके साथ होता है ना, जो हमें एक तो होता है कि समझौता हम कर ही लेते हैं, जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर शादी के लिए हम देखते हैं कि अरे कौन सा ठीक, उसकी नौकरी, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन जब प्रेम किसी से होता है बचपन में, तो फिर सोच कर नहीं होता, बस कोई अच्छा लगता है तो लगता ही है। अब निशित उसके जीवन का पहला वो अनुभव है जो उसके मन में, जिसके लिए कोमल भावनाएं आती हैं। अब वो देखती है कि स्पर्श तो हम पहले भी एक दूसरे का उस तरीके से नहीं करते थे और आज भी हम साथ बैठे हैं, तो वो घृणा नहीं कर पाती और कोई नहीं कर पाता। अगर जीवन में आपने किसी से सच्चा प्रेम किया है, आप नाराज हो सकते हो, गुस्सा हो सकते हो, घृणा जैसी चीज़ नहीं आएगी आपके मन में, ठीक है। जैसे वर्तमान में ये तेजाब फेंकने वाली घटनाएं होती हैं, वीडियो वायरल कर देने वाली घटनाएं होती हैं, ये दुष्ट प्रकृति के लोग करते हैं, जिन्होंने वासना के लिए एक दूसरे का यूज किया होता है। और जब एक दूसरे के यूज के नहीं होते तो वो या तो उन्हें मजबूर करते हैं और तो वीडियो वायरल करते, वो प्रेम कभी होता ही नहीं है। अगर प्रेम है तो आप उसको बिल्कुल हर्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग वयस्कता के स्तर पर जब ये कहानियाँ लगी हुई हैं तो कुछ तो कारण है ना, और कारण यही है कि हम समझें। अगर अपने मन के भावों को यथार्थ में लिखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आप किसी से मिल रहे हो, उसको देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, अगर वो आप लिखो ना डायरी पे और बाद में देखो तो कितने किसी ने आपका अपमान कर दिया तो उसके लिए कितनी गालियाँ मनी मन कसोटते रहते हैं पूरे दिन हम उसे, क्योंकि बस नहीं चल पाता। क्या उन भावों को हम लिख सकते हैं या किसी को पढ़ा सकते हैं? क्या नहीं पढ़ा सकते ना। तो वैसे ही आप थोड़ा सा मतलब अच्छे स्तर पे आप लोग सोचा करें इस तरीके से। दीपा गलत हो सकती है आपकी नज़र में, लेकिन शब्दों को थोड़ा सा समीक्षा की दृष्टि से ना, कमी और खूबी दोनों को आप देखकर तब आप लोग जो है किसी के बारे में राय बनाया करें। आगे बढ़ते हैं। आगे दीपा कहती है, आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों से गुजर रहे हैं? मैं आप अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं 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 नहीं, पर कॉफी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। अब समझदार है, व्यस्क है, उसका जो व्यवहार है वो भी व्यस्कता के आधार पर है। निशित मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ इसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशीथ मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीथ मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए ही सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। कलकत्ता। अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। दीपा उसको आज भी संजय के बारे में नहीं बता पाती। कहीं ना कहीं दीपा का मन यहाँ पर कमजोर हो रहा है निशित को लेके। शाम को मुझे निशित अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थीं। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा कि उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैली जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं ये कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं यह कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला जाती हैं और मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। कितनी विवश दीपा अपने मन से यहाँ। ये वो कमजोर क्षण है, ये वो कमजोर क्षण है जब हम भावनात्मक होकर निर्णय ले रहे होते हैं। दीपा कुछ कह नहीं पाती और इतना अंदर से कचोटता है, उसका मन उसको कचोटता है कि तू गलत कर रही है, और वो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो मुंह फेर लेती है।
तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम क्यों नहीं कह देते निशीथ कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया उसे भूल कर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीथ, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशीथ? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो, फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ, पर तुम्हारी नज़र तो लेके के पानी पर जमी हुई है, शांत और मौन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबूझे नहीं रह सकते। तुम चाहे जो कहो, पर मैं जानती हूँ कि तुम आज भी मुझे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो कि आज भी दीपा तुम्हारी और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न करनी पड़े। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई है। किस आधार पर नफरत करती है दीपा निशीथ से, कि निशीथ ने उसे धोखा दिया। अब वो कहती है कहीं इसी आधार पर खुद से नफरत ना करने लगूं कि मैंने संजय को धोखा दिया। लेकिन मन है, मन में तो कुछ भी भाव आ सकते हैं। कानपुर, मन में उत्कट, कानपुर का दृश्य है। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशीथ की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी पर गाड़ी पे बिठाकर ही चली गई, या कहूँ कि मैंने जबरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशीथ आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशीथ आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए था कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ, आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा है, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा होगा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ पहुँचा होगा। मन करता है कि कुछ ऐसा करूँ जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। यहाँ पर दीपा बहुत कंफ्यूज है। जगह अच्छी मिल गई, वह अंदर झांकते हुए पूछता है, हाँ पानी वानी तो है। बिस्तर फैला लिया। मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं है, उसने चारों ओर नजर डालकर कहा। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर मेरी नज़र बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुँचने की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित मालूम होगा मैं तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला आती हैं। मन के हाथों इंसान कितना मजबूर है ना। अब दीपा यहाँ पर रो जाती है। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है, मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम से हर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशीथ, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने मुझे कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशीथ को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी को गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुंद जाती हैं। मुझे लगता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। अब जितनी निष्पक्षता से संजय को निशीथ के बारे में दीपा ने बता रखा था, दीपा निशीथ को नहीं बताती, और ये दीपा की गलती भी है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन निशीथ उसे मिला था, उसे उसी दिन संजय के बारे में बता देना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं उसका पहले का प्रेम है जो उसे वो भूल नहीं पाई है। उसे दुख जरूर है कि उसका अपमान हुआ, पर वो भूल नहीं पाई।
आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशीथ के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का सफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती हैं, पीछे छूट जाती हैं। मुझे लगता है कि वह दैत्याकार ट्रेन मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूँगी? इतने दिनों से मैं उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी। इसका एहसास कलकत्ता में निशीथ से मिलकर हुआ। याद आता है कि तुम निशीथ को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के, छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशीथ को प्यार करती हूँ, और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूँ। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया है तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना थी वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशीथ को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मरा हुआ मन हरा हो उठा। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए और आएंगे भी नहीं। वे प्यार की बेसुध घड़ियां, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहां शब्द चूक जाते हैं। जब प्रेम करते हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे जीवन में कभी कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ, निशीथ के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। देखिए, ये सच्चाई है जीवन की, है ना। अब इसमें लेखिका ने जो लिखा है वही लिखा है जो सच है। मतलब अब भी कई सारे जैसे जीवन में जब साथ पढ़ते हैं, अब तो लड़के लड़कियों के साथ ही स्कूल होते हैं या कुछ, तो एक बचपन मतलब एक ये रहता ही है कि एक से अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अन्य दूसरा आपको अच्छा लगने लगे, आप सोचते हो कि नहीं ये उससे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन प्रेम में और स्वार्थ में अंतर रहता है, प्रेम में और समझौते में। बाद में जीवन में बहुत लोग आते हैं जिन्हें हम ये देखकर मतलब जिन्हें लोग स्वीकार कर लेते हैं कि अरे ये ठीक रहेगा, या माँ बाप किसी और से शादी कर देते हैं तो कि ठीक है, नौकरी है, घर बड़ा है, गाड़ी है, देखकर शादी कर लेते हैं और सोचते हैं कि चलो सुखी रहेंगे। लेकिन कर शादी किसी से भी लोग कहीं कर, लेकिन जो आपका पहला प्रेम होता है उसे आप जीवन भर नहीं भूल पाते। मुझे अगर हुआ है तो, अब जिनको प्रेम ही नहीं हुआ वो कहेंगे कि अरे ये तो बहुत गलत है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जिन्होंने जीवन में किसी से सच्चा प्रेम किया है तो उसे जीवन के अंतिम क्षणों तक नहीं भूल सकते, बाद में सिर्फ समझौते होते हैं। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ, तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह से जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का एक प्रयास मात्र होता है। कहानी थोड़ी सी है और रह गई है, कोशिश करते हैं कि ये पूरी हो जाए। अब इस तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं संजय से कहूँगी, कह सकूँगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से किसी और की होने का अभिनय करती रहूं। छी, नहीं जानती यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौट कर अपना कमरा खोलती हूँ कि देखती हूँ कि सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए, कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर भी बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ, 5-6 दिन में लौट आऊँगा।
तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लूंगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशीथ को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थी दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा पर फिर भी मैं कुछ समझ गई हूँ। पर फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी इस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज़ थी, पर उसे देखते ही सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई हुई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र सूने फूलदान पर जाती है और मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। कानपुर। आज निशीथ को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाकें निकल गईं। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की। क्या आज भी मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशीथ के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दोनों में से कोई नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य से मैं कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम के समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधला मन के बोझ को और भी बढ़ा देता। कहाँ जाऊँ? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर तो मैं निर्दोष सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूं ही भटकती रहूँ। हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। इरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशीथ भेजने वाला था। एकाएक ही विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम था? मात्र मेरी कल्पना, मात्र मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं कैसे भ्रम मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। अब दीपा का मन कितना कमजोर है कि निशीथ कुछ नहीं कह रहा, फिर भी वो क्या सोच रही है कि उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती। मैं उसे देखती हूँ, वह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते ये हरे पर्दे, ये हरी बुक रैक, ये टेबल, ये फूलदान सभी तो संजय के लाए हुए। मेज पर रखा ये पेन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशीथ की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन के हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ ना कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता, और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरी हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशीथ बैठा है। वही मजबूरी, वही विवशता, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोंट कर रख देगी। मैं एकाएक आंखें खोल लेती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज और घड़ी। कानपुर। आखिर आज निशीथ का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई है जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही इराजी को फोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु, निशीथ। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीप। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है।
एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे इसी तरह देखती रहती हूँ, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और मैं विक्षिप्त सी दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है, अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? अरे मारो भी गोली काम को, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता, बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। और निशीत के लेकर दीपा जितना ज़्यादा सोच सकती थी उतना वो सोच गई, इसके आगे कोई सीमा नहीं थी। सुंदर विवाह स्वप्न सब देख लिए, लेकिन निशीत उसे इसके कुछ भी पत्र में नहीं लिखता। और उसके बाद दीपा को लगता है संजय को देखकर कि संजय का प्रेम ही सच है। अब कौन सा प्रेम सच है, कौन सा मिथ्या, ये आप सब लोग इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आशा करती हूँ कि यह अच्छी कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी और जीवन के कुछ सत्यों को आपके सामने रख पाई होगी। इसी प्रकार की बेहतरीन कहानियाँ आपको हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, जिसमें अब ये तो सिलेबस में निर्धारित थी इसलिए पढ़ी, लेकिन हिंदी बुकशाला पर आपको बहुत सारी हिंदी की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने सुनने को मिल जाएंगी। हिंदी बुकशाला, हिंदी नेटशाला दोनों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप चैनल को के वीडियोज़ या ये जो कहानियाँ हैं अपने अन्य मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपसे पुनः कल। तब तक के लिए नहीं, कल नहीं, आपको बुकशाला पर मैं मिलूँगी। किन्हीं तकनीकी कारणों से बुकशाला पर वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन वो समस्या मैंने सॉल्व कर ली है। तो आज बुकशाला पर भी मैं वीडियो डालूँगी 2 दिन के बाद। तो आप बुकशाला पर प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।